नमस्ते दोस्तों, दा उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आज हम देखेंगे दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम उत्तर भारत या संपूर्ण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो बताया था कि अध्ययन की दृष्टि से नदियों को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे उत्तर भारत की नदियां अर्थात हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, और दक्षिण भारत की नदियां अर्थात पश्चिमी घाट जो पर्वत है, दक्षिणी जो पठार है, उससे निकलने वाली नदियां। ठीक है, नदियां कहां से निकलती हैं? ऊंचाई से निकलती है। तो ऊंचा वाला क्षेत्र कौन सा है? एक तो हिमालय पर्वत है, दूसरा आपका दक्षिण का जो पठार है वो वाला है। क्योंकि पहाड़ से दूसरे वाली जो श्रेणी होती है उसे पठारी बोलते हैं। पहाड़ के बाद पठार आता है, पठार के बाद फिर मैदान आता है। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ी भी आती है। तो पठार ऊंचाई लेवल पे होता है, उससे नदियां निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत की नदियां और नीचे आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मतलब पठारी भाग की नदियां, ऐसे देखा था। फिर हमने पढ़ा था कि हिमालयी जो नदियां हैं उनके बारे में, तो पूर्ववर्ती नदियों के बारे में पढ़ा था कि हिमालय पर्वत से पहले भी यहाँ पर 3 नदियां बहती थी। आपकी कौन कौन सी नदियां? एक आपकी सिंधु, दूसरा सतलज, तीसरी आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हमने आपको जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया। उसमें बताया था कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, ये नदियां हैं। फिर उसका सतलज है, कैसे अपने पानी को ले जाके पाकिस्तान में मिठानकोट में मिलाती हैं। ये आपका सिंधु नदी तंत्र था। उसके बाद हमने बताया था आपको गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में बताया था कि गंगा जो है उत्तराखंड से निकलते हुए भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल में अपना जल गिराने के बाद फिर इसको हम देखते हैं कि इसके कई अन्य अन्य नाम हो जाते हैं। अगर पूछा जाए तो भारत में जो नदी है गंगा कितने राज्यों से बहती है? तो 5 राज्यों से बहती है। और गंगा जो है कितने देशों से होकर बहती है? तो 2 देशों से होकर बहती है, एक आपका भारत और दूसरा आपका बांग्लादेश। गंगा जब निकलती है तो उसके जो क्षेत्र है उसको नदी तंत्र कहते हैं, उसका प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। तो कुछ नदियां ऊपर से आती है, उनको हम बायां तट बोलते हैं, और नीचे से मिलने वाली नदियों को हम दायां तट बोलते हैं। इतना समझाया था। अगर जरूरत पड़े तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे फिर से समझा देंगे। एक कड़ी जोड़ने के लिए मैं आपको पुराना अध्ययन करा रहा हूँ। जब गंगा आगे बढ़ती है तो दाएं तट से हिमालय पर्वत से निकलने वाली एक ही नदी है, वो है यमुना। कहाँ मिलती है? प्रयागराज, प्रयागों का जो राज है, इलाहाबाद में मिलती है। कौन सी नदी? आपकी यमुना नदी। और यमुना नदी में और भी नदियां हैं, चंबल, बेतवा, ये मिल जाती हैं। उसका दक्षिण से मतलब दाएं तट से और भी नदियां गंगा मिलती हैं। आपकी सोन, टोस, कैन, बेतवा, ये सारी नदियां क्या है? आपकी दाएं तट से मिलती है गंगा में। अब बात करें वहीं पर बाएं तट से देखेंगे तो रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारी नदियां बाएं तट से मिलती, मतलब हिमालय से आने वाली नदियां हैं। हिमालय से आने वाली नदी जो दाएं तट से मिलती है गंगा में, वो है यमुना। ठीक, यहां समझ में आया? अब जैसे ही गंगा नदी आगे जाती है तो वेस्ट बंगाल जाने से पहले, वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है तो वो 2 धाराओं में बट जाती है। एक आपकी हुगली नदी बन जाती है और ये जो वेस्ट बंगाल है सीधी निकल जाती है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा को ही भागीरथी बोलते हैं। जब भागीरथी में ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है अर्थात यमुना नदी मिलती है, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा ही धारा जो है बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाकर एक मणिपुर से नदी निकलती है, मेघना अर्थात बराक नदी। फिर जाके ये जो भागीरथी नदी, पद्मा नदी जाकर मेघना नदी बन जाती है और बंगाल खाड़ी में अपना मेघना नाम से जल गिराती है। इतनी बात समझ आई। वहीं अब बात करें आप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो चीन से निकलती है, मानसरोवर से, चेमालुंगडुक ग्लेशियर है जो, वहां से निकलते हुए और ऐसे भारत में एंट्री करती है। भारत में एंट्री करती है तो वहां एक गार्ज बनाती है, उस गार्ज का नाम है देहांग गार्ज। ठीक है, देहांग गार्ज। जब ये बहती हुई आती है चीन में तो इसका नाम होता है सांगपो। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है देहांग नदी हो जाता है। ठीक है, और असम में आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है
और बांग्लादेश में आकर ये नदी जमुना बन जाती है, 4 नामों से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक सारी व्यवस्था थी। और भी छोटी छोटी नदी थी। जब असम में नदी बहती है तो फैलाव के साथ बहती है, तो यहाँ एक द्वीप पाया जाता है, माजुली द्वीप। यहाँ तक कहानी थी, बाकी विस्तार में आपने लेक्चर में देख लिया होगा। शुरुआत करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसी ही चीज पढ़ाएंगे कि आपको यकीन होगा कि ज्योग्राफी जीने का अंदाज क्या है। ज्योग्राफी जो भूगोल है ना, अपना ऐसा सब्जेक्ट है, इतना रुचि है इस सब्जेक्ट में, आप पढ़ते जाओगे खोते जाओगे, ऐसा लगेगा कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। आप जानते हो अपने आप को, अपनी जमीन से जुड़ जाते हो। भूगोल पढ़ने का मतलब क्या है? अपनी जमीन से जुड़ना। और सब्जेक्ट जो है वो सतही है, उनके पीछे मानवीय क्रियाकलाप है। लेकिन जो भूगोल है, इसके आप देखेंगे तो ये प्राचीन काल से लगा हुआ है। मतलब सबसे प्राचीन अगर कोई सब्जेक्ट देखी जाए तो भूगोल है। पृथ्वी सबसे पहले पैदा हुई, तो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, किस मौसम में रह रहे हैं, किस व्यवस्था में रह रहे हैं, ये सारी चीज जानने का जो मौका है हमको कहाँ मिलता है? भूगोल में मिलता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस व्यवस्था की। अच्छा, हमने हिमालय पर्वत की नदियां तो पढ़ा दी हिमालय पर्वत की नदियां तो हमने पढ़ा दी। उसके बाद क्या है, अब दक्षिण भारत की नदियों का नंबर आएगा। ठीक है, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं अब उनका नंबर है, उन नंबरों को देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियां पार्ट 1 रहेगा दक्षिण भारत का, और चैप्टर नंबर रहेगा 11। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब यही देखें आप, तो ऐसे ये भारत है हमारा, और ये ऐसे करके यहाँ पर है। तो ये तो आपका तटीय मैदान है, लेकिन जो इसमें वो है ना प्रायद्वीपीय जो पठार है वो ऐसा करके है। ठीक है, ऐसे करके, तो ये ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है। ठीक है, ये ऊंचा है। इसी प्रायद्वीपीय पठार से कुछ नदियां निकलती हैं, कुछ नदियां तो पश्चिम की तरफ बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां पूर्व की साइड बहती हैं। पूर्व की साइड बहने वाली नदियों की संख्या ज्यादा है, और ये नदियां लंबी भी हैं। कारण यह है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये जो व्यवस्था है, यहाँ पर इधर ऊंचाई पर है, और इधर नीचाई पर है। कारण क्या है, इधर बहुत सारी नदियां बहती हैं, तो इन नदियों ने इसको खूब काट छाट दिया है, इसलिए नदियां इधर बहती हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, इसके बारे में समझेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर। अगर हमको अच्छी तरह से नदियों को समझना है तो हमको तुलनात्मक अध्ययन करना होगा हिमालयी नदियों का और पश्चिमी जो दक्षिणी पठारी नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत ही प्राचीन हैं, जबकि हिमालय की नदियां नवीन हैं। हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में हैं, अर्थात ये नदियां अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था को, ठीक है, प्रौढ़ावस्था में है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं प्रौढ़ावस्था में है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगभग समाप्त कर चुकी हैं और आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। किसी भी नदी का आधार तल समुद्र तल से होता है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जो भारत की जो नदियां हैं, जैसे 2 प्रकार की नदियां हैं, हमने देखा जैसे ठीक, ये हिमालय पर्वत की नदियां हैं। तो हिमालय क्या है, अभी अपने यहाँ पे क्या है, वो जवान है, अर्थात वो बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो नदियां हैं वो ऊंचाई से गिरती है, अर्थात जो नदी जितनी तेजी से गिरती है वो इतनी युवा होती है। बात समझ में आई? जितनी तेजी से गिर रही है नदी वो इतनी युवा है। ये नदियां जो है ऊपर से गिरती हैं तेजी से, और बहुत लंबी दूरी तय करती है, इसीलिए
हिमालय की जो नदियां हैं उनकी लंबाई ज्यादा है, उनकी लंबाई ज्यादा है। आप गंगा को देख लो, 2500 लगभग है ना जो लंबाई है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबी होती हैं क्योंकि ये अपनी युवावस्था में है और ये अभी भी क्या है, पर्वत की खाई बनाने लगी हुई है, पर्वत को काटने हुई लगी हुई है। ठीक है, वहीं देखें आप पाएंगे जो दक्षिणी पठार की नदियां हैं, दक्षिणी पठार की नदियां जो हैं, इन नदियों को देखें तो इन नदियों में क्या है, इस पठार को पहले ही काट छाट दिया है। तो ये नदियां ज्यादा लंबी नहीं होती हैं क्योंकि पठार जब काट छाट दिया, जब ऊंचाई कम रह जाएगी, ऐसे करके रह जाएगी, तो नदी ऊंची गिरेगी नहीं गिरेगी, क्योंकि नदी वही की वही क्या है, धीमी गति से बहेगी और ज्यादा लंबी नहीं जाएगी क्योंकि ऊंचाई कम है। कोई पानी लीजिए, एक पानी को आप 10 फीट से गिराइए, ठीक है, और पाइप में बहाइए 10 फीट से, तो वो बहुत तेजी से बहेगा। उसी पानी को आप क्या है 2 फीट से गिराइए तो पानी की क्या दूरी देखेंगे, कम रह जाएगी। ठीक है ना, दूरी कम रह जाएगी ना, यही बताना चाह रहे हैं। तो क्या है, इधर ऊंचाई कम है दक्षिणी पठार में, तो नदियां ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाती है। ठीक, यही बात समझ में आई। और जो नदी का तल जो हम मापते हैं, नदी का तल जो मापते हैं वो समुद्र तल से नापते हैं। ठीक है, समुद्र तल से नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। ठीक, आगे चलें तो देखेंगे, देखिए जो नदियां हैं, ये नदियां हैं हमारी, ये सारा बता दिया आपको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं रही। आगे देखेंगे, ये जो नदियां हैं प्रायद्वीप विभाग की नदियां, आप इन पर एक बार नजर मारें, नजर डालें। ठीक है, ये है हुगली नदी, ये है हुगली नदी। हुगली नदी वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी है, ऊपर से आती है, हिमालयी नदी है। हुगली नदी कैसी नदी है, ये हिमालयी नदी है। लेकिन अब शुरुआत करें दामोदर नदी, तो दामोदर नदी जो है ये हिमालयी नदी न होकर ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, उसे बीचों बीच में से काटती है। ठीक है, इसलिए दक्षिण भारत की नदी पठारी नदी कहलाती है। ठीक है, वही देखे इसके बाद स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। वही देखे आप बैतरणी है, फिर उसके बाद ब्राह्मणी है, महानदी है, ठीक है, गोदावरी है, लंबाई के साथ दिख रही होगी, सबसे लंबी नदी यही रहेगी। ठीक है, बूढ़ी गंगा, मतलब अब ये क्या है, बूढ़ी हो चुकी है। किसी समय ये जो पर्वत था, जो पठार था, बहुत ऊंचा था, लेकिन अब क्या कारण है, वो छाट दिया है, नदियों ने काट छाट कर दिया है, इसलिए इसकी लंबाई क्या है, लंबाई तो है लेकिन बहती कम है, इसलिए बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, कृष्णा नदी यहाँ देखेंगे आप, उसके बाद पेन्नार नदी और कावेरी नदी, और ये देखेंगे बेगाई और ताम्र, ठीक है, ताम्रपर्णी नदी। ये नदियां हैं जो पूर्वी घाट की नदियां हैं। ठीक है, पूर्वी घाट की नदियां हैं, मतलब पठार जो है, हम पूर्वी पठार की जो नदियां हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्वी घाट की नदियों को आज समझेंगे, उन्हीं के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे देखें तो आप पाएंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां उत्तर भारत के मैदानों में पहुंचकर विसर्पण करती हुई चलती हैं, और कभी कभी ये नदियां विसर्पण करते हुए अपना रास्ता बदल देती है। जैसे हिमालय से नदी कोई निकल रही है, ठीक है, हिमालय से नदी आएगी तो ऐसे आएगी, नई दुल्हन की तरह चाल चलते हुए, ठीक ऐसे आएगी, क्योंकि ये ऊंचाई से बह रही है तो अपने संग गाद वगैरह लेके आती है। ऊंचाई से बह रही है तो ये विसर्पण करती है, इन्हीं को विसर्प बोलते हैं। जो ये सांप की जैसे कि इसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है, विसर्प, ये विसर्प है। ठीक है, विसर्पण करती हुई आती है। वहीं देखें तो आप पाएंगे, जैसे अभी इन्होंने एक कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी बिहार का शोक है। कोसी नदी जब निकलती है नेपाल से तो ऐसे करके अपना मार्ग बदलती, कभी तो ऐसे चलती है, कभी कहो तो ऐसे बह जाती है, कभी कहो तो इस धारा को रोक के इधर बह जाती है, मतलब अपना मार्ग इतनी स्पीड से आती है कि अपने मार्ग को बंद करके दूसरा मार्ग बना लेती है, दूसरा मार्ग बना लेती है। तो इन नदियों का विसर्पण होता है। यहाँ गाद हो गई तो यहाँ खोल लिया अपना मुहाना, यहाँ गाद हो गई तो यहाँ खोल लिया अपना मुहाना।
तो कोसी नदी इसीलिए बिहार का सुख कहलाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचे से आती है, ठीक है, हिमालय की नदी है। आगे देखें, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कठोर पठारीय संरचना द्वारा नियंत्रित होने के कारण विसर्पण नहीं कर पाती। अब देखो, जब कोई नदी अभी आपको दामोदर नदी के दर्शन कराते हैं, ठीक है। जब कोई नदी ज्यादा ऊंचाई से नहीं होगी, ऐसे इतनी ऊंचाई से कोई नदी निकलेगी तो वो क्या विसर्पण करेगी, वो सीधी सीधी चलेगी, तो इनमें विसर्पण नहीं होता। मतलब ये सीधी सीधी अपनी घाटी में बहेंगी, कोई विसर्पण नहीं करती है, क्योंकि इन्होंने अपनी खाई को क्या है पहले ही काट छाट कर दिया है। पर्वत की जो ऊंचा जो पर्वत था वो काट छाट हो गई, तो ऊंचाई नहीं बची, तो विसर्पण कहां से होगी भाई। कोई चीज आपने देखा होगा, जब पाइप में प्रेशर होता है तो पाइप, कोई भी घर का पाइप लीजिए, समरसेबल वाला लीजिए, पंप वाला लीजिए, जब उसमें प्रेशर होता है उसको खाली छोड़ दी तो ऐसे नाचेगा। जब उसमें प्रेशर नहीं है तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, अब पानी निकलता रहेगा। बात समझ में आई? तो वो वाली व्यवस्था है। आगे देखें, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मार्ग लगभग निश्चित होता है, अर्थात उद्गम से लेकर मुहाने तक अपनी घाटी पर ही प्रवाहित होती रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। अब देखिए, आपको दर्शन कराता हूं। एक नदी है दामोदर, कठोर चट्टान में कैसे बहती है, देखो। दिखाई दे रही है आपको? देखो, ये चट्टाने हैं, इन चट्टानों में ये नदी अपना क्या है मार्ग बनाते जा रही है। अब इसमें इतनी ताकत नहीं बची है, इस नदी में इतनी ताकत नहीं बची है कि ये इधर होके भाग जाए, इसको यहीं होके बहना पड़ेगा। हम बोल रहे थे ना कि 3 नदियां ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी मतलब इधर भी पठार है, इधर भी पत्थर है, इधर भी चट्टान है, इधर भी चट्टान है। इनमें बीच में बहने वाली नदियों को हम कहते हैं भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। तो यहाँ पर देखें कौन कौन सी नदियां आती, एक हमने बताई थी आपको नर्मदा भी ऐसी बहती है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आशा करता हूं, नर्मदा। और एक बताई थी तापी नदी, ठीक है। ये किधर बहती है, इनका बहना इधर है, मतलब पश्चिम की साइड बहती है, पश्चिम तरफ बहती है। और वहीं देखें तो ये दामोदर जो नदी है, इसका ये फोटो देख रहे हो आप, ये दामोदर नदी क्या है, ये पूर्वी साइड बहती है। और बहती किसमें, भ्रंश घाटी में। किसमें, भ्रंश घाटी मतलब 2 पर्वतों के बीच, मतलब 2 चट्टानों के बीच की घाटी जो होती है उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपने देखा दामोदर जो नदी है, मतलब दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कैसे चट्टानों में बहती है, ठीक। आगे चलें तो आप पाएंगे चट्टानों में प्रवाहित होती है। आगे देखिए, हिमालय की नदियां अधिक लंबी हैं क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम मुहाने से अधिक दूर है, जबकि अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियां छोटी हैं क्योंकि उनका उद्गम मुहाने से ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ये हिमालयी नदियां हैं, ये हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, ये हिमालयी नदियां हैं। हिमालय नदियां निकल रही हिमालय से और गिर कहां रही है, आप देखेंगे गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी मतलब समुद्र को जा रही है। नदी निकल रही है हिमालय से और समुद्र में गिर रही है। तो इसकी क्या दूरी, लंबाई ज्यादा होगी नहीं होगी, बताइए। गंगा की जो लंबाई है, क्यों दूरी ज्यादा है, क्योंकि ऊंचाई से निकलती है, फिर कई राज्यों में होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं देखें जो पठारी जो नदियां हैं, पठारी नदियां ज्यादातर यहां से निकलेगी,
एक ही लंबी नदी है गोदावरी, वो निकलते हुए ऐसे जाती है। बाकी कुछ नदियां देखो उड़ीसा से निकलेगी यही बह जाएगी, कुछ नदियां आपकी छत्तीसगढ़ से निकलेगी यही निकल जाएगी, कुछ नदियां आंध्र प्रदेश से निकलेंगी तो यही गिर जाएगी, कुछ कर्नाटक से निकलेंगी तो यहाँ आ जाएगी, कुछ नदी ऐसी आपकी केरल से निकलेगी इधर आ जाएगी, कुछ ऐसी है तमिलनाडु से निकलेगी यही आ जाएगी। तो ये खुद ही तट है, तट वाले राज्यों से निकलेंगी तो इनकी दूरी अपने आप भी कम हो जाएगी। तो दक्षिण भारत की जो नदियों की लंबाई है वो हिमालय पर्वत की नदियों की लंबाई की अपेक्षा कम है, यही बताना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? जब ऊंचाई से गिर रही है और प्लस समुद्र में जा रही है, उतनी लंबाई जो आप देख रहे हैं गंगा की 2500 के लगभग उसकी लंबाई है नदी की बहने की। और वहीं दक्षिण भारत की नदी देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई आप देखेंगे गोदावरी है, उसकी लंबाई लगभग 14 से समथिंग, आगे बताएंगे प्योर तरीके से। ठीक, अब देखिए हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, सबसे लंबी गोदावरी नदी है। ठीक है, आप देखें यहां पे सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, दिखाई दे रहा होगा, देखो गोदावरी है ना। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो बता रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ₹1465 किलोमीटर है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है उसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और वहीं उत्तर भारत की जो नदियां हिमालय नदियां है उसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, अब देख रहे हो आधे आधे का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, लगभग हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी है। कैसी हैं? वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी अर्थात हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि हिमालय नदियों के जल के दो स्रोत हैं। कौन कौन से? एक ग्लेशियर है और एक वर्षा जल है। अब देखो क्या है, यहां पर देखेंगे आप, ये देखो ये हिमालय है। हिमालय क्या है? ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है 4400 मीटर, मतलब समुद्र तल से आप जैसे ही ऊपर जाते हो 4400 मीटर पर जाने के बाद एक हिमरेखा पाई जाती है। हिमरेखा पाई जाती है। हिमरेखा मतलब 4400 मीटर से जो ज्यादा ऊंचाई वाली चट्टान होगी, पर्वत होगा, पठार होगा, वहां पर क्या है? हिमरेखा मतलब बर्फ जम जाएगी। तो यहां पर देखेंगे आप, यहां पर देखेंगे तो बर्फ जम जाती है। ठीक है, यहां देखेंगे आप इन पर ग्लेशियर बन जाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर बन जाते हैं, यहाँ पर बर्फ जम जाती है, बर्फ जम जाती है। ठीक है, बर्फ जम जाती है तो तब क्या होता है कि जब सूर्य देवता मतलब सूर्य जब उगता है तो उसके ताप के कारण इन ग्लेशियरों में क्या होता है, इनमें पिघलना चालू हो जाती है। ताप के कारण इनके क्या बर्फ पिघलना चालू हो जाती है। जब बर्फ पिघलती है तो नदियों का निर्माण होता है, नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, नदियों का निर्माण होता है। तो जब नदियां बहती हैं, मतलब बहने वाली नदियां जब बहती हैं तो इनमें का जल निकलता है, मतलब पानी निकलता है। और ये पानी हमेशा जाड़ों में तो खुद ही जमा रहता है, तब भी आपका पानी निकलता है, और गर्मियों में तो इसकी जो गति है वो तेज हो जाती है। यही कारण है, आप देखेंगे वर्षा ऋतु से पहले ही अर्थात मार्च जो अप्रैल का महीना होता है, इनमें गंगा नदी में पानी की जो रफ्तार है अथवा मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप देखेंगे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि बर्फ वहां पिघलती है तो पानी बहाकर लाती है नदियां। और हम लोग सोचते हैं बारिश तो हुई नहीं, पानी कहां से आ रहा नदियों में? तो यही कारण है कि ऊपर से पानी आने के कारण है कि बर्फ पिघलती है और गंगा नदी में आती है, यमुना जी में आती है। तो वर्षा के आने से पहले नदियों में पानी की मात्रा बढ़ने का कारण यही है। ठीक है, वहीं देखें आप, जो दक्षिण पठारी भाग है हमारा, ठीक है, पठारी जो भाग है
और देखें तो वो कम ऊंचाई पे है, वो कम ऊंचाई पे है। दक्षिण भारत की हमने पढ़ाया था शायद 2500 से लगभग उसकी ऊंचाई है, ठीक है। दोदा बेटा जो पढ़ाया था उसमें दक्षिण पठार में, तो अभी बताएंगे उसके बारे में। अब बताइए 4400 कहाँ 2500 मीटर, ठीक है, 2500 मीटर ऊंचाई। तो इतनी ऊंचाई पर बर्फ जमेगी क्या? नहीं जमेगी ना, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है, चोटी जो है, दो हमारे पठारी जो भाग है उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा ऊंचाई के लिए बता रहा हूं 2500 मीटर है, लेकिन बर्फ जमती है 4400 मीटर पे। तो क्या होगा, बर्फ नहीं जमेगी, ना ही ग्लेशियर बनेगा। तो दक्षिणी जो नदियां हैं, दक्षिणी पठार की जो नदियां हैं, वहां पर जल का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। आगे देखें वर्षा जल। अब देखिए हिमालय जो नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली हैं, उन्हें ग्लेशियर से जल तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, बर्फ से जल तो मिलता ही मिलता है। प्लस आप देखेंगे भूमध्य सागर से जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तब वर्षा होती है। उसी के साथ आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जब मौसम आता है, ठीक है, जलवायु व्यवस्था बनती है, तो क्या है, तब भी बारिश होती है, ठीक है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी से जब मौसम आता है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और मथुरा में सबसे कम होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से बारिश आती है तो वहां से आते 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 मथुरा में बारिश कम हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखें, ठीक है, हिमालय नदियों के पास, कहने का मतलब यह है हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनके पास जल के दो साधन होते हैं, एक तो आपका बर्फ पिघलती है, दूसरा वर्षा जल, ठीक। आगे चलिए, आगे देखेंगे हिमालय की अधिकांश चोटियां 6000 मीटर से ऊंची हैं, जबकि वायुमंडल में हिमरेखा की ऊंचाई लगभग 4400 मीटर होती है। हिमालय की जो चोटी है हिमरेखा के ऊपर से होती है, वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहती है, मतलब बर्फ से जमी रहती है। वास्तव में हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर का जल ही हिमालय की नदियों का मुख्य स्रोत है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो मुख्य स्रोत है ना, वो ग्लेशियर ही है, बर्फ ही है, आइस ही है। वहीं से आपको क्या है, पानी का निकास होता है, ठीक है। वर्षा का जल कम प्राप्त हो पाता है। आगे देखें, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्ष वाहिनी न होकर ये मौसमी नदियां हैं। वर्ष के कुछ महीने ही जल की मात्रा बनी रहती है, अन्य महीनों में या तो जल कम हो जाता है या नदियां सूख जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, आप देखें कि हिमालय पर्वत की नदियां हमेशा क्या है, हिमालय पर्वत की नदियां हमेशा क्या है, बर्फ से ढकी रहती हैं, मतलब पहाड़ियां बर्फ से ढकी रहती हैं, तो बर्फ के कारण क्या पानी उनमें निकलता रहता है। दूसरा, एक तो आपका क्या है, आपके ग्लेशियर है, यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, दूसरा आपका वर्षा जल पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए नदियां जो है वर्ष वाहिनी होती है। वहीं आप देखेंगे दक्षिणी पठारी भाग की नदियां जो हैं, एक तो यहाँ पर बर्फ नहीं पाई जाती, ठीक है, ग्लेशियर नहीं पाए जाते, तो वर्षा का जल नहीं मिल पाता है। दूसरा आप देखें तो क्या है, जो वर्षा का जल होता है ना, उसी के कारण इन नदियों में पानी आता है। लेकिन वर्षा तो पूरे साल नहीं होती है, पूरे वर्ष नहीं होती है, तो फिर पानी कैसे वर्षभर रहेगा। इसीलिए प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियां हैं वो वर्षभर वाहिनी नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए इन पठारी भाग में क्या है, पानी नदियों में नहीं रहता है, क्योंकि वर्षा के कारण ही इन नदियों में, वर्षा जब होती है तो यहाँ से पानी टपकता है, उसी कारण नदियों में पानी आता है, ठीक है। आगे देखें आप, यह खत्म हो गया। आगे देखें तो पाएंगे प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हिमरेखा की औसत ऊंचाई 4400 मीटर है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, ठीक है, 800 मीटर औसत ऊंचाई। चोटी तो और भी है, दोदा बेटा देखो इससे ऊंची है, लेकिन औसत ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर। और हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है, 6000। आप समझ लो, यही कारण है कि वहां बर्फ नहीं जमती पठारी भाग में, और क्या है,
वर्षा के कारण ही वहां पर नदियां बहती हैं, उन्हीं में जल मिलता है। आगे चलें, इसका तात्पर्य यह है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते। ग्लेशियर कहाँ पाए जाएंगे? जब ऊंचाई नहीं है तो ग्लेशियर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो कहां से जल मिलता है? कहां से जल मिलता है? ये जल मिलता है बादलों से। ठीक है, कहां से जल मिलता है? आप देखेंगे कहां से जल मिलेगा? ये बादलों से जल मिलेगा। दक्षिण पठार की जो नदियां हैं उन्हें बारिश से जल मिलेगा, और बारिश से जल मिलता कब है? केवल 4-5 महीने ही जल मिलता है। बाकी ये नदियां फिर सूख जाती है, फिर अपने क्या सूखा के कारण ये नदियां सूखे स्थान पे बहती रहती है। ठीक, आगे चलें। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था, एक वृद्धावस्था। ठीक है, भाषण में आ रही। तो युवा नदी कौन सी है? जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, अपनी युवा अवस्था में बह रही हैं। प्रौढ़ जो अवस्था को पाती है, मतलब उन्होंने अपनी जो खाई है उसको काट छाट के बहुत छोटा कर दिया, मतलब अपना काम समाप्त करने पर लगी हुई है, तो वो है प्रौढ़ अवस्था। वृद्ध अवस्था मतलब बिल्कुल बेकार बहना, समतल पर नदी बहना। ठीक है, बिल्कुल मैदान नदी बहना, कोई खाई वाई नहीं है, ऐसे पानी फैलता रहेगा तो वो नदी नहीं रह जाती, फिर क्या है, नाम की नदी रहती है। आगे देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की नदियों को 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था, दक्षिण पठार जो पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा था यहाँ पर एक घाट पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है, उससे बोलते हैं पश्चिमी घाट का पर्वत, पश्चिमी घाट का पर्वत। ठीक है, और यहाँ पाया जाता है आपका पूर्वी घाट का पर्वत। ठीक है, तो यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, ऐसे करके ऐसे निकलती हैं। ठीक है, और यहां से कुछ नदियां निकलती हैं, पूर्वी घाट से भी नदियां निकलती हैं। ठीक है, यहां से निकलती हैं। अब देखो कारण क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊंचाई पर है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है ये ऊंचाई पर है, इसीलिए इधर से नदियां इधर नहीं आ पाती, जबकि इधर से नदियां ऐसे जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि इसका जो ढाल है ना, ये पूर्व की तरफ है, इसका जो ढाल है वो पूर्व की साइड है, इसीलिए लंबी लंबी नदियों का जो आकार है वो यहीं से है। ठीक है, पूर्व की साइड बड़ी बड़ी नदियां हैं। आगे देखेंगे, आप पाएंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली या पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली दक्षिण भारत की नदियां। हम आप पढ़ रहे हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। आपको बताया था कि इधर पाया जाता अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, इधर अरब सागर है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। जैसे यहां समझे आप, ऐसे करके ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये आपका अरब सागर, अरब सागर। तो अब हम पढ़ेंगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की जो नदियां गिरती हैं बंगाली खाड़ी में, उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इनका देखेंगे, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम देखेंगे। इस प्रकार है: दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगाई, ताम्रपर्णी। ठीक है, इनको मैंने आपको क्रम में यहाँ दिखाया था मैप पर, आप देखेंगे ये रही। ठीक है, दामोदर। अब देखेंगे ये जो हुगली नदी है, हुगली नदी तो आपकी गंगा नदी है, तो ये हिमालय से निकलने वाली है। तो ये जो नदी है हिमालय से निकलने वाली है हुगली नदी, तो हम हुगली को नहीं पढ़ेंगे, हम दामोदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर्णरेखा। ये उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर ऊपर है तो नीचे दक्षिण है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण नदियों का जो क्रम है वो देखेंगे: दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी है, ब्राह्मणी है,
महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, वैगाई है, ताम्रपर्णी है। इन नदियों का आप क्रम याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। दामोदर है आपका, स्वर्णरेखा है, फिर आपका बैतरणी है, ब्राह्मणी है, गोदावरी है, फिर महानदी है। इन चीजों का आप याद कीजिएगा, कभी कभी इनका क्रम पूछने को आ जाता है, थोड़ा देखेंगे आप तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं भूलते, हम भी भूलते हैं। अगर हम किसी चीज को नहीं पढ़ेंगे तो अध्यापक भी उन चीजों को भूल जाता है, ठीक है। अगर आप डेली अध्ययन करेंगे, रोजाना अध्ययन करेंगे, तो आपके मस्तिष्क में ये सारी चीजें क्या विराजमान हो जाएंगी, स्थापित हो जाएंगी। फिर इनको आप भुलाना भी चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। हर कोई भूलता है और भूल आदमी की पहचान है, ठीक है। अगर आप भूल रहे हो तो आप इंसान हो, अगर आप सब चीज रट के बैठे हो तो आप इंसान नहीं हो, आप एक रोबोट का काम कर रहे हो। तो मनुष्य क्या है, भूलवश कई सारी गलतियां भी करता है। बात है मनुष्यता की यही पहचान है कि मानवीय भूल होना जरूरी है। आगे देखें तो आप पाएंगे दामोदर नदी के बारे में। अब देखें सबसे उत्तर की नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। बताया आपको, क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, मतलब प्रायद्वीप भारत की नदियां है, इसीलिए इस नदी को हमने क्या प्रायद्वीप भारत की नदियों में रखा है। और पूर्व की ओर बहती है तो बंगाल में खाड़ी में जो जल गिराती है, इसलिए इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल न गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अर्थात आप देखें तो पाएंगे जब गंगा बहती आती है, ऐसे बहती आती है तो पश्चिम बंगाल में दो धाराओं बट जाती है, इसको बोलते हैं हुगली नदी। ये कौन सी है, हुगली नदी। अब इस हुगली नदी में छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दामोदर, ठीक है, दामोदर। अब ये दामोदर नदी हुगली नदी मिलके फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो दामोदर जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट नहीं गिरती, प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिरती, ये गिरती है कहां पर, हुगली से मिलके जब जाती है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखें स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से रांची से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी निकलकर 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल होकर प्रवाहित होती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। यही देखें आप तो पाएंगे ऐसे, तो झारखंड से नदी निकलती है ये वाली स्वर्णरेखा, फिर उसके बाद आपकी उड़ीसा जाती है और वेस्ट बंगाल जाती है, ठीक है, ऐसे करके आती है। तो उड़ीसा में अपना तट बनाती है स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। 3 राज्यों से बहती है। कौन कौन से राज्य हैं तो आप देखेंगे, झारखंड रांची से निकलती है और 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। आगे पाएंगे छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला अवशिष्ट मतलब कचरा, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, स्वर्णरेखा नदी में गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। प्रदूषण के कारण इस नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही है, ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, जो स्वर्णरेखा जो नदी है वो 3 राज्यों से बहती है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और उड़ीसा में जब जो नदी गिरती है तो इसके जो स्वर्णरेखा नदी है इसके आसपास क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र जहां पर होता, मान लीजिए आपने साड़ी बनाने का कारखाना खोला तो साड़ी के लिए आप केमिकल यूज करोगे, ठीक है, केमिकल डालोगे, रंग बनाओगे। अब जो कचरा निकलेगा किसी काम आएगा, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। आपने पेंट बनाने की क्या है कंपनी डालनी, जो पेंट दीवारों पर किया जाता है,
उसमें पता नहीं किस तरह के केमिकल जो डाले जाते हैं, केमिकल कौन कौन सा आपने उसमें क्या है मिश्रण किया जाता है, उस मिश्रण में क्या क्या मिलाया जाता है, उन सारे मिश्रणों को हम क्या यूज में लाते हैं, और जो बच जाता है, जिस कारण बच जाता है, वही अवशिष्ट पदार्थ। ठीक, आगे देखिए, जमशेदपुर कौन सी नदी किनारे है? स्वर्णरेखा नदी किनारे। आगे चलें, बैतरणी नदी। अब कौन सी नदी है? बैतरणी। बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार कहां पड़ता है? उड़ीसा में से निकलती है और उड़ीसा तट पर ही अपना जल गिराती है। ठीक है, मान लो ये है पार्ट आपका, ये वाला, यहाँ उड़ीसा में से बहती है कौन सी? बैतरणी नदी। ठीक है, बैतरणी नदी। ठीक, और ये उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा तट पर ही अपना जल गिराती है। ठीक है ना, आगे देखें, ब्राह्मणी नदी देखेंगे। ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलती है, रांची मतलब झारखंड से निकलती है, और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। कहां से निकलती है? रांची झारखंड से निकलती है और उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। वहीं देखें, छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। ठीक है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी निकलती है। किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये 3 नदियां, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी जो निकलती है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार से ना निकलकर, बैतरणी नदी छोटा नागपुर पठार से ना निकलकर ये क्योंझर पठार से निकलती है। ठीक है, अब तक हमने जो 3 नदी पढ़ी है आपकी, दामोदर, ठीक, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये नदी आपने पढ़ी। ये नदी निकलती है कहां से? नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और वही देखें, आप देखेंगे ये जो है क्योंझर पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, आगे चलें, महानदी देखेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक शहर के पास, ठीक है, अपना डेल्टा बनाती है। महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा के पास अपना डेल्टा बनाती है। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। ठीक है, महानदी को वहां पर जो बेसिन है उसको छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन धान, ठीक है, धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिन मतलब आप देखें मुंह धोते हैं ना, जिसमें मुंह देते हैं, वॉश बेसिन बोलते हैं उसको। आपने घरों में लगा देखा होगा, जब अपना लोग कॉलगेट करते हैं, मुंह धोते हैं, वो बेसिन होता है। ये छत्तीसगढ़ नदी बेसिन है। तो बेसिन में क्या है, चारों तरफ से पानी एक पाइप में चला जाता है, मतलब चारों तरफ से पानी आता है और एक नदी में बह जाता है ना, वो पाइप को नदी मान लीजिए। तो वहां पर जब बहुत सारा पानी होगा तो धान की खेती को लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसीलिए इस छत्तीसगढ़ बेसिन को क्या धान का कटोरा कहा जाता है। आगे देखिए, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखें, अगर पेपर में आ जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसमें गंगा ना हो, ब्रह्मपुत्र ना हो, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और भारत की सबसे लंबी दूसरी नदी तो कौन सी है? गोदावरी। पहली लंबी नदी आपकी गंगा है। आगे चलें, इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गंगा की 2525 है, गंगा की 2525 लंबाई है, ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई है किसकी? गंगा की। तो इसकी कितनी है? 1465, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा लंबाई के हिसाब से, वृद्ध गंगा क्योंकि ये जो नदी है गंगा से पहले की बनी हुई नदी है। जो गोंडवाना का हमने पाठ पढ़ाया था आपको दक्षिणी पठार का, वह जो हिमालय से भी पुराना भाग है। दक्षिण भारत की जो भूमि है, भूखंड है, वो हिमालय से भी पुराना है।
इसीलिए इसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है। आगे देखेंगे, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है। नासिक के त्र्यंबक नाम पर स्थान से, त्र्यंबक एक नाम है, नासिक में निकलती है और 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या है, ये बहकर जाती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये नदी गोदावरी बहती है। ठीक, आगे देखें, पाएंगे आप गोदावरी की नदी, जो गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखें। देखिए, जो लंबी ज्यादा नदी होती है, जो नदी ज्यादा लंबी होती है तो उसकी सहायक नदियां भी होती है, उसकी सहायक नदियां भी होती है। किसी को लंबा बनाने में और ऊंचा बनाने में बहुत लोगों का सहयोग होता है। आज अगर अमिताभ बच्चन बने बैठे हैं तो क्या वो अपने बल पर बैठे हैं? नहीं, उनके साथ उनके परिवार का सहयोग है, उनके पड़ोसियों का सहयोग है, अपने मित्रों का सहयोग है। अंबानी बड़े बैठे हैं, ठीक है, तो उनके साथ क्या है, और लोगों का सहयोग रहता है ना। मान लीजिए मोदी जी आए देश के पीएम है, तो क्या वो अपने दम पर बन गए? नहीं, पहले किन लोगों ने उनको सहयोग दिया होगा, समर्थन किया होगा, बहुत लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया होगा, ठीक है, बहुत मेहनत की होगी, सहयोग से आगे बढ़ता है आदमी। ठीक, यही व्यवस्था है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। अब देखें, प्रवरा, पूर्णा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, इनमें से सभी नदियां उत्तर की ओर से प्रवाहित होती हैं। उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है, मतलब ऐसे प्रवाहित होती है। देखें यहां पर, ऐसे मान लो ये गोदावरी नदी निकल रही है, ये गोदावरी निकल रही है कहां से? नासिक से, त्र्यंबक स्थान से निकलती है। तो ये नदियां जो ऐसे बहती हैं उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर बहती हैं। ठीक, जबकि मंजीरा नदी दक्षिण की ओर से प्रवाहित होती है। ठीक है, देखो वो मिस्टेक से, आप ये देखें, ऐसे ये दक्षिणी पठार है, यहां से निकल रही है आपकी गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। तो ज्यादातर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर से निकलती हैं, ठीक है, ऐसे बहती हैं, समझने में थोड़ा सा मिस्टेक, उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ ऐसे बहती, ठीक है, उत्तर से बहती, इस साइड से मिलती है। और वहीं देखें, जो मंजीरा नदी है दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में आती है। एक ही नदी ऐसी है, इसकी जो सहायक नदी है, वो जो दक्षिण से आती है उसका नाम क्या है? उसका नाम मंजीरा नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी की सहायक नदियां आप देखेंगे यहाँ पर, बेनगंगा है, प्राणहिता, ये सारी नदियां हैं। आगे चलें, बेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सबसे लंबी नदी है, सहायक नदी है, ठीक है। बेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मान लो ये है, तो ये बेनगंगा है, और ये सबसे लंबी किसकी नदी है? सहायक नदी है गोदावरी की। आगे देखें, इंद्रावती नदी उड़ीसा के बस्तर के पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी, ठीक है, होते हुए पूर्व की ओर तेलंगाना राज्यों में गोदावरी नदी से मिलती है। इंद्रावती नदी तेलंगाना राज्य में गोदावरी से मिलती है। आगे चलें, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। अब देखो, भारत की सबसे लंबी जो दूसरी नदी है वो गोदावरी है, वहीं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो कृष्णा है, ठीक है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर परम महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, ठीक है, पर्वत पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। आगे देखें, आपको दिखाएं यहाँ पर मैप में, तो आप पाएंगे इसका, देखो
शायद आपको दिख जाए साफ साफ क्लियर। तो ये देखो, ये आपकी गोदावरी नदी बह रही है, गोदावरी नदी बह रही है। ये वाली देखो नासिक से निकलते हुए, और ये कहाँ जा रही है, आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने को जा रही है। ये वाली नदी देखो, ये है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश में ये गोदावरी नदी है। अब यही समझाएं, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, स्वर्णरेखा रांची के पठार से निकलती है, बैतरणी उड़ीसा के पास से निकलती है, ब्राह्मणी रांची पठार से निकलती है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ से दंडकारण्य पठार से निकलती है। और गोदावरी नदी क्यों लंबी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से निकलते हुए आंध्र प्रदेश में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है, महाराष्ट्र से जाएगी, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना, ये आगे निकलती जाती है, ठीक है। आगे देखें, अब कृष्णा नदी के बारे में समझते हैं। कृष्णा नदी क्या है, ये महाबलेश्वर चोटी है। कहां पर, महाबलेश्वर चोटी है, यहां से बहती हुई आगे आपका ऐसे डेल्टा बनाती है, ठीक। आगे देखेंगे, कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है, विजयवाड़ा के निकट, ठीक है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी का डेल्टा आपस में मिल जाता है, आपस में मिल जाता है। देखो ये गोदावरी है, ये आपकी कृष्णा है, इन दोनों का डेल्टा क्या मिल गया, ठीक है। कोलोरू झील कहां पर है, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य कोलोरू झील पाई जाती है, ठीक है। नागा अर्जुन बांध किस नदी पाया जाएगा, कृष्णा नदी पर। नागा और अर्जुन, अर्जुन के संग कृष्ण, तो कौन सा बांध है आपका, नागा अर्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर ही पाया जाता है। और कोलोरी जो झील है वो पाई जाती है आपका कहां पर, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। राजमुंदरी में अपना डेल्टा बनाती है, राजमुंदरी में, ठीक है। और राजमुंदरी किसके लिए है, आपका यहाँ पर एक सेंटर पाया जाता है, कौन सा सेंटर, तंबाकू का सेंटर, ठीक है। आगे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंदरी में पाया जाता है। और कृष्णा नदी अपना विजयवाड़ा में क्या डेल्टा बनाती है, विजयवाड़ा में, ठीक। आगे देखें, आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा नदी और गोदावरी नदी की डेल्टा के मध्य कोलेरू झील स्थित है, कोलेरू झील स्थित है। अभी आपने देखा, ये रही कोलेरू झील आपकी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो झील है, ये कोलेरू झील है, ठीक। आगे चलें, कृष्णा नदी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, ठीक है, कोयना डैम कोयना नदी पर ही है। और मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयला और मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। वहीं देखें, तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट पर्वत से तो दो धाराओं में तुंगा और भद्रा नाम से निकलती है। जो तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा की सहायक नदी, ये पश्चिमी घाट पर्वत से दो धाराओं में निकलती है, तुंग और भद्रा, तब जाके इसका नाम पड़ा है तुंगभद्रा, ठीक है, रूप में निकलती है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे वैनगंगा थी गोदावरी की, ऐसे ही कृष्णा नदी की जो सहायक सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, आप देखेंगे तुंगभद्रा, ठीक है। जो दक्षिण भारत में प्रवाहित होते हुए आती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी, मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी। लेकिन अब क्या है, तेलंगाना बन गया है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी हो गई है और आंध्र प्रदेश की अब क्या हुई है, अमरावती हो गई है, ठीक है। आगे चलें, आप पाएंगे पेन्नार नदी, कौन सी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य प्रवाहित होती है। यहां देखें आप तो पाएंगे पेन्नार नदी के बारे में, ये देखिए पेन्नार नदी, ठीक है। पेन्नार नदी कहां पर है, आप देखें कावेरी और क्या है, इसके कृष्णा के बीच में पेन्नार नदी है। कृष्णा और कावेरी के मध्य बहती है पेन्नार नदी, ठीक। आगे चलें, पेन्नार नदी कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है।
कोलार हट्टी की खान आपने सुना होगा, जहां से सोना निकलता है, सोना निकलता है, ठीक है। तो वो कहां पर है, आप देखिए कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में है। कोलार हट्टी की खान, वहां से सोना निकलता है। और ये कर्नाटक में बहती हुई पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। इतना ही इसके बारे में, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कावेरी नदी, कावेरी जैसे हमारे यहाँ पर गंगा पवित्र नदी है ना, दक्षिण भारत की वैसे ही कावेरी नदी को पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ पर क्या है, ज्यादा मूर्ख आदमी रहते हैं उत्तर भारत में, वहां पर थोड़े सभ्य रहते हैं। कावेरी नदी का आप जल देखोगे इतना शुद्ध मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, पॉलिथीन में पूजा सामग्री का सामान पकड़ा, फेंक दिया गंगा जी में, यमुना जी में या किसी और नदी में। लेकिन वहां के लोग जो नदियां हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो भौगोलिक व्यवस्था है वहां की, क्योंकि वहां नदियों में सदा जल नहीं पाया जाता, वो जल उनके पीने के काम में आता है उस नदियों। और हमारे लोग जल की कीमत समझते नहीं, क्योंकि हमें दो प्रकार से जल मिलता है। एक तो आपका ग्लेशियरों से जल मिल जाता है, दूसरा वर्षा हो जाती है। तो पानी खूब बहाओ, खूब बहाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन कुदरत आएगी और आपसे हिसाब लेगी। एक दिन ऐसी भयानक व्यवस्था बनाएगी, जैसे कोरोना जैसी महामारी आई थी ना, ऐसे कोई भयंकर बीमारी आई, इस जल का हिसाब भी आपसे कुदरत लेगी, एक दिन लेगी जरूर। आप कितना भी नुकसान कर लो प्रकृति के साथ। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर्वत के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी देखिए कर्नाटक से ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी से निकलती है। यह दो राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है कावेरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद आता है, पूछा जाता है किस किस के मध्य है, तो आप बताना किस किस के मध्य है। आपका जो विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर शुद्ध पानी पाया जाता है, इसकी पूजा करते हैं लोग। अगर आपने गलती से अगर पैर भी रखने की कोशिश करते हो तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। कावेरी नदी की घाटी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत के का कटोरा, राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। अब देखिए जो कावेरी नदी है, इसे भी दो प्रकार से जल प्राप्त होता है। पहला तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से, दूसरा आपका उत्तर दक्षिण मानसून से इनको क्या है, जल मिलता है, ठीक है। जब ऊपर से आती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून मिलता है, और नीचे से आपका जब ऊपर चला आता है तो उत्तर, जैसे ऊपर से एक धारा है, इधर से कोई जो आए, ये मानसून आएगा, ये मानसून कहता है आपका उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है। और इधर से मानसून जाता है उसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इधर से जब मानसून जाता है तो तब भी इसको जल मिल जाता है, और इधर से जब मानसून आता है तब भी जल मिल जाता है। तो कावेरी का जो हिस्सा है यहाँ पर पानी ज्यादा मिल जाता है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। कावेरी नदी को पवित्र गंगा की नदी बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। और बूढ़ी गंगा गोदावरी, ठीक। यही देखें आप तो पाएंगे कावेरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। अब देखो जो नदी है ये तो बह ही रही है, ये बह रही है ऐसे, लेकिन इसकी जो और नदियां हैं, एक नदी अपने आप में नदी नहीं होती, उसकी सहायक नदियां उसे नदी बनाती हैं। तो ये मान लीजिए आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक केटी बोल दो, ये केरल है आपका, केरल, ठीक, केरल, और ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। इन 4 राज्यों से नदियां इसमें आपकी कावेरी नदी में गिरती हैं। तो चारों राज्यों में क्या आपस में विवाद है। अगर पेपर में आए कर्नाटक और तमिलनाडु तो लगा देना, ठीक है। आपका कर्नाटक और आपका ये आप केरल है तब भी लगा देना। जल विवाद तो चारों में है, लेकिन चारों ऑप्शन में है तो चारों लगाना है आपको, ठीक। आगे देखेंगे कावेरी नदी की सहायक नदियां इस प्रकार है, सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कबिनी, ठीक है, काविनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपानी, ठीक है, लोकपावनी नदी है, पानी नहीं है, लोकपावनी। ये कावेरी नदी की सहायक नदियां, इनको याद कर लीजिएगा। जहां दक्षिण भारत की नदियां, अधिकांश नदियां मौसमी हैं, वहीं इन नदियों में केवल दक्षिण पश्चिम मानसून काल में ही जल की मात्रा बनी रहती है।
वहीं कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। कारण है कावेरी नदी वर्षा वाहिनी है, क्योंकि कावेरी नदी के जल के दो स्रोत हैं। आपका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, वहीं निचली जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून आता है। ठीक है, जैसे जब मानसून ऐसे चलता है, समुद्र है ये, ठीक है, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। जब मान लीजिए मैप बनाते हैं ऐसे करके, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है, जब मानसून ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऐसे खूब बारिश होती है इस तट पर, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में, ये कावेरी का हिस्सा मान लो ये वाला, तो ऊपर वाले हिस्से में ऐसे बारिश हो रही है। फिर क्या जाड़ों के दिनों में, जाड़ों के दिनों में देखा होगा आपने, तमिलनाडु बहुत बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सारी टीमें लग के वहां पर बचाव का कार्य करती है। ठीक है, तो ऊपर से जब आता है उसको बोलते हैं उत्तर, ठीक है, पूर्वी मानसून। ये ऊपर से ऐसे आता है, ऊपर से ऐसे आता है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको इधर से वर्षा का जल मिल जाता है। तो ये जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी है, ये वर्ष वाहिनी है और इसका स्रोत क्या है, वर्षा का जल। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। संपूर्ण दक्षिण भारत में शीतकाल में पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में होने वाली वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, बता चुके हैं आपको। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, इसीलिए इसमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है। अब देखो, जैसे कोई ऐसे मान लो मानसून आ रहा है और ये आपका जल ही जल है, बंगाली खाड़ी है, जो सूर्य क्या है, इस जल को वाष्प कर देता है, वाष्पीकरण कर देते हैं। इधर से हवा आती है तो ये वाष्प हवा के साथ बहती हुई आती है, और इन तटों से जब ये वर्षा टकराती है, ये जल टकराता है, तो यहाँ घनघोर बारिश होती है और तूफान आ जाते हैं। ठीक है, बाढ़ आ जाती है इसी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। उल्लेखनीय है कि उत्तरी पूर्वी मानसून किसी अन्य राज्यों से नहीं टकरा पाता है, किंतु कोरोमंडल तट से टकराकर ये पर्याप्त वर्षा करता है, कोरोमंडल तट से टकराकर ये पर्याप्त वर्षा करता है। ठीक है, इतना ही है इसमें। कोरोमंडल तट आप जानते हो, जो तमिलनाडु का जो भाग है, पूर्वी घाट जो पर्वत है, उसको तमिलनाडु में कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, बैगाई नदी, बैगाई नदी, बैगाई नदी तमिलनाडु के वरुशनाडु पहाड़ी से निकलती है, वरुशनाडु पहाड़ी से निकलती, इतना याद रखना बस। मदुरै एक प्राचीन शहर है, जैसे वाराणसी बैगाई नदी के तट पर है। मदुरै कहाँ है, बैगाई नदी के तट पर है, ये इंपोर्टेंट है। बैगाई नदी, बैगाई नदी रामेश्वर के पास, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य में अपना जल मुहाना गिराती है। अभी पेपर में आया था, पुलिस के पेपर में, कि पाक जल डमरू किन किन के मध्य, पाक जल संधि, तो श्रीलंका और भारत के मध्य। बैगाई नदी कहाँ अपना जल गिराती है, पाक जो मध्य है, क्षेत्र है आपका, वहां गिराती है। और प्राचीन शहर मदुरै, वाराणसी ऐसे है, ऐसे वहां शहर पाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। बैगाई नदी ये पढ़ा चुके हैं आपको, मुहाना बनाती है। अब देखेंगे ताम्रपाणी नदी। ठीक है, ताम्रपाणी नदी कार्डामम पहाड़ी में स्थित अगस्तमलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है। मन्नारी खाड़ी कहाँ पर है आपका देखेंगे, तो मन्नारी खाड़ी किधर है, श्रीलंका की तरफ आप देखेंगे वहां पर, तो मन्नारी खाड़ी नजर आएगी। ये भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नारी खाड़ी है, वहीं पाया जाता है। आगे चलें तो आपने देखा ये अगस्तमलाई चोटी से निकलती है, कार्डामम पहाड़ी से ताम्रपाणी नदी। ये सारी नदियां थी उत्तर से दक्षिण, हमने आपको सिखाया अभी कौन कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण रहेगी। देखो, दामोदर छोटा नागपुर पठार से, स्वर्ण रेखा रांची के पठार से पास से, बैतरणी उड़ीसा के पास से, ब्राह्मणी रांची के समीप से, महानदी छत्तीसगढ़ से, गोदावरी आपका निकलती है नासिक से, नासिक से त्र्यंबक एक जगह है,
इसको बूढ़ी गंगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बहती हुई जाती है। वही देखें कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे बांध है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। और ये कहां से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। उसके बाद आप पेन्नार नदी पढ़ी आपने, पेन्नार नदी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कावेरी, ब्रह्मगिरी से निकलती है। वही देखा आपने बहगई, बहगई बरसनाथ से निकलती है, पश्चिमी घाट से, पश्चिम घाट जो पर्वत है यहाँ से बरसनाथ से निकलती है बहगई नदी। उसके बाद अगस्त मलाई चोटी से निकलती है, अगस्त मलाई से निकलती है तामिलपाड़ी नदी। इस मैप को आप फोटो ले लेना, ठीक है, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है। बात समझ आ रही है? मेरा प्रयास रहता है आपके लिए कि ऐसा कोई फैक्ट ना बचे जिससे आप सरलता से ना ग्रहण कर पाए। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर उनका हमसे चर्चा कर सकते हैं, उसके सवाल कर सकते हैं, या हमारी आपको कोई त्रुटि नजर आती है उस त्रुटि को आप वहां पर दर्ज कर सकते हैं। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ हम लोग आपका जो ये भूगोल की व्यवस्था है, भूगोल जो विषय है उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप भी इसमें सहयोग कीजिए। आपसे उम्मीद है कि आप हमारा क्या उत्साहवर्धन कीजिए। जहां भी कमी न जाए तो कमी बताइए, अच्छा लगता है तो अच्छा बताइए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।